हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो हम लोग आज के इस डिस्कशन प्लेटफॉर्म पर एक नया टॉपिक लेके हाजिर हो गए हैं। उस नए टॉपिक का नाम है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, गॉस थ्योरम। जितना छोटा टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट। छोटे कहने का मतलब टॉपिक छोटा नहीं है, जैसे वर्ड है गॉस थ्योरम, जितना छोटा है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। व्हाट इज गॉस थ्योरम? आखिर गॉस थ्योरम होती क्या है, ये किसके बारे में हमको बताती है, इसके एप्लीकेशन क्या है, ये सब हम लोग धीरे धीरे इसमें सीखेंगे। ठीक है, चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक पर डिस्कशन के लिए। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं। आज का जो हेडिंग है वो है भैया गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये होती क्या है, ये कहाँ पे वर्क करती, क्यों पढ़ते हैं। तो भैया सबसे पहले ये बता दें, गॉस थ्योरम जो है हमको किसी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स के बारे में बताती है। इट टेल्स अबाउट द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, इसके लिए बस पहली कंडीशन मस्त यही है कि जो सरफेस होनी चाहिए वो शुड बी क्लोज्ड होनी चाहिए, कि जो सरफेस है शुड बी क्लोज्ड होनी चाहिए, शुड बी क्लोज्ड। सबसे इसकी पहली कंडीशन यही है कि हमेशा ये क्लोज सरफेस पे वर्क करता है, बाकी किसी सरफेस पे वर्क नहीं करता। ठीक है, और ये किसके बारे में बताता है? क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये तो हो गई गॉस थ्योरम हमको किसके बारे में बताती है। अब हम लोग आते हैं इसके स्टेटमेंट पर। इसका स्टेटमेंट क्या है वो देख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखा जाता है, अभी मैं लिख देता हूं, फिर हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कुछ इस तरीके से भैया लिखा हुआ है। ठीक है, ये कुछ ऐसा स्टेटमेंट इसका लिखा जाता है। अब मैं इसको जरा एक्सप्लेन करता हूं है क्या। एक ही चीज एक्सप्लेन करूंगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा। इधर सबसे पहले जो मैंने सिंबल बनाया है वो है फाई का, यह है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल। किसका है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल। ये जो सिंबल बना है ये है सरफेस इंटीग्रल का सिंबल। किसका भैया? सरफेस इंटीग्रल का सिंबल। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये है जो भी सरफेस हम मानेंगे उस पर छोटा सा एरिया, जो भी सरफेस हम मानेंगे उसका छोटा सा एरिया। जैसे मान लेते हैं, मैं ये सरफेस मान लेता हूं, ये सरफेस, ये तो बहुत बड़ी सरफेस है। इस पे छोटा सा पार्ट अगर हम ये मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, ये हो गया ds, छोटा सा एरिया। ठीक है, जब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा हमको इसका एरिया हमको पता हो जाएगा। Q है उस क्लोज्ड सरफेस में टोटल चार्ज, नेट चार्ज इन द क्लोज्ड सरफेस। यहां पे जो Q है भैया वो है आपका टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इन क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट है। तो ये एक स्टेटमेंट हुआ, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, सबका मतलब आपको पता हो गया। ठीक है, अब यहां पे ये है E डॉट ds है, इनटू नहीं है, E वेक्टर है ये और ds वेक्टर है। तो यहां पर E डॉट ds है, इसको हम लोग सिंपल में लिखे तो E ds cos थीटा भी लिख सकते हो। जब हम आगे इसको यूज करेंगे तो E ds cos थीटा की फॉर्म में यूज करेंगे। तो अब हम जरा इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसका जो स्टेटमेंट होता है देखो कैसे पढ़ेंगे। द सरफेस इंटीग्रल, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड over any closed path S, over any closed path S is equal to the
1/ε0 टाइम्स टू द नेट चार्ज। नेट चार्ज कितना है? Q इनक्लोज्ड दैट सरफेस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो जरा कैसे लिखेंगे। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ, देखो द सरफेस इंटीग्रल, ये सिंबल हो गया किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड पाथ, या क्लोज्ड एरिया लिख सकते हो। पाथ ना लिख करके आप एरिया भी लिख सकते हो, जो आपका मन हो। एरिया एस, ठीक है। आप कहोगे सर यहाँ ds लिखा है, यहाँ ऐसे लिख रहे हो। यह है पूरा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक चार्ज है Q, ये किसके द्वारा घिरा हुआ है? इस पूरे बड़े से स्फीयर के द्वारा, जिसका एरिया कितना है? S। ये तो मैंने कैलकुलेशन के लिए ds लिया है, ठीक है। तो क्या हुआ? द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड पाथ या एरिया S is equal to the 1/ε0 times 1/ε0 times to the total charge, और ये चार्ज कहां पे होगा? इस सरफेस में जितना भी रखा हुआ है, जरूरी नहीं एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा हो। तो टू द नेट चार्ज enclosed in that surface, कौन सा सरफेस? इस सरफेस में, ठीक है। तो भैया ये जो है उसका स्टेटमेंट हो जाता है। मैंने कुछ नहीं, बस इसी को वर्ड में लिख दिया। फिर से समझ लीजिए, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड पाथ या एरिया S is equal to the 1/ε0 times to the total charge। इसको क्या बोलते हैं? टोटल चार्ज। Q is equal to total charge in closed surface, ठीक है। टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस। अब छोटा सा एग्जाम्पल वो दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर Q ना होकर के ऐसे लिखा होता Q1 Q2 Q3, तब नेट चार्ज क्या हो जाता? तब नेट चार्ज भैया हो जाता Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। रहता यही सब, लेकिन अब Q की जगह हम क्या लिखते? इतना लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर इसमें कोई चार्ज माइनस है तो यहां पर भैया आपका माइनस भी लग जाएगा, एडिटिविटी या प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग, ठीक है। एडिटिविटी क्या बोलता है? एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस। तो यहां पर हम विद साइन उनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफमेंट भी कभी कभी इसका आता है। तो भैया चलो हम इसके प्रूफमेंट पे चलते हैं। इसको यहां से हटा देते हैं। अब देखो, इसका प्रूफमेंट भी बहुत आसान है। अब हम क्या करेंगे, हम इतने को लेके चलेंगे भाई। जिसे मैथ में क्या प्रूफ करते थे, LHS के लेके चले, RHS हमारा प्रूफ हो गया, तो सही हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मानेंगे कि ये एक मैंने चार्ज ले लिया कैपिटल Q, ठीक है। ये कैपिटल किसकी सेंटर पे रखा है? स्मॉल r रेडियस का एक स्फीयर है। स्मॉल r रेडियस का एक स्फीयर है, उसके सेंटर पर Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। स्मॉल r रेडियस का एक स्फीयर है, यहां पर क्या हो गया? ये स्मॉल रेडियस का स्फीयर, स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल, ठीक है। जिसके सेंटर पे क्या रखा है? ये Q चार्ज रखा हुआ है।
इसको हम लोग गॉसियन सरफेस भी कंसीडर कर सकते हो। ये भी कह सकते हो कि क्यू के चारों तरफ स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस है। क्या बोल सकते हैं? गॉसियन सरफेस भी है, इसको हम लोग स्मॉल आर रेडियस का गॉसियन सरफेस भी कह सकते हैं। यहां लिख सकते हैं और वी कैन से अ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर अराउंड चार्ज कैपिटल क्यू। ठीक है, इस कैपिटल क्यू के चारों तरफ स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस है। ये भी कंसीडर कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो कि जो एक स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर है, स्फीयर ऑफ रेडियस आर, जिसके सेंटर पर क्यू कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। जो भी मन हो आपका कह सकते हो। अब देखो जरा, इसको लिख लेते हैं सबसे पहले, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट ds। ठीक है, यही तो है। सबसे पहले वेक्टर हटाते हैं, तो सरफेस इंटीग्रल ई ds cos थीटा, वेक्टर हट गया। अब देखो जरा, हमको अब क्या करना है, सबसे पहले इसकी सरफेस पे एक छोटा सा एरिया कंसीडर करना है। इसको मैंने मान लिया, इसका जो एरिया है वो ds है। मैंने इस स्फीयर की सरफेस पर एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिया, उस छोटे से पार्ट का जो एरिया है कितना है, ds है। ठीक है, अब देखना जरा, इस छोटे से एरिया पे मैं नॉर्मल खींच दिया, ये हो जाएगा n। मैंने क्या खींच दिया, नॉर्मल, इसको सिर्फ दें नॉर्मल। और यहां से ये है कितनी डिस्टेंस, r है। ठीक है, और ये पॉजिटिव है। तो अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो किधर होगी, क्योंकि आपको पता था कि जो थीटा क्या है, थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस पे खींचे हुए नॉर्मल के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस पे खींचा हुआ नॉर्मल के बीच एंगल। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाए तो ये हो जाएगा ई, यानी कि दोनों होंगे सेम, क्योंकि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलते हुए दिखाई देती हैं। ठीक है, बाहर निकलती हुई हम जानते हैं कि पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं, नेगेटिव से अंदर की तरफ आती हैं। तो ये है पॉजिटिव, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ होगी, और यहाँ पे नॉर्मल भी खींचा वो बाहर की तरफ है। तो दोनों में कितना डिग्री का एंगल हो गया, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो भैया। तो जैसे ही पुट थीटा इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये क्या हो गया, ई ds। ठीक, और हमको पता है कि इस Q की वजह से इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो भैया हम पहले निकाल चुके हैं फॉर्मूले से, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कितनी फील्ड इंटेंसिटी होगी, निकाल दिया, वैल्यू रख देते हैं। सरफेस इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर इंटू ds। अब देखो जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, Q वैल्यू तो नहीं करा रहे, Q भी कांस्टेंट, ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट, तो सब कांस्टेंट बाहर निकाल दें तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर सरफेस इंटीग्रल ds। ठीक है, अब देखो यहां पर ये तो मैंने एक छोटा सा पार्ट माना था, ऐसे तो बहुत सारे यहां पे बन सकते हैं ना, बहुत सारे बन सकते हैं। बहुत सारे को जोड़ देंगे तो इस पूरे बड़े स्फीयर का सरफेस एरिया मिल गया हमको, इस बड़े स्फीयर का सरफेस एरिया मिल जाता है। मतलब सरफेस इंटीग्रल ds ये क्या है आपका, इस बड़े से स्फीयर का सरफेस एरिया।
तो ये हो जाएगा 4πr²। ठीक है, समझ गए यहां पर? ये इसका मतलब है इस बड़े से स्फीयर का सरफेस एरिया, और ये किसके बराबर है? 4πr² के, क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr उसके बराबर होता है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। अब इसमें जो कट जाए भैया काट दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? Q/ε0। देखो, इसको लेके चले थे, ये चीज प्रूफ हो गई, इसको लेके चले थे, ये चीज प्रूफ कर दी। ठीक, यही तो गॉस थ्योरम था। एलएचएस को लेके चले, आरएचएस को प्रूफ कर दिया, सिंपल। तो यहां पर कुछ नहीं करना था, बस यहां पर थोड़ा सा आपको समझ लेना था। एक बार फिर से एक्सप्लेन किए दे रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैंने किया क्या? चार्ज ले लिया Q। मान लिया कि ये जो चार्ज है स्फीयर के एक स्मॉल r रेडियस का स्फीयर है, उसके सेंटर पे रखा है। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं कि इस Q के चारों तरफ स्मॉल r रेडियस का गॉसियन सरफेस है, जो आपको मन हो। उसके बाद मैंने एक पार्ट में ये उठा लिया, इसको मैंने वेक्टर हटा दिया EDS cos थीटा। अब मेरे पास दिक्कत ये आई, E और DS तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, थीटा कहां से लाएंगे? तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इस गॉसियन सरफेस पर, या जो स्फीयर माना था उसकी सरफेस पर छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर लिया। उस छोटे से पोर्शन का जो एरिया है कितना है? DS है, जो यहां पर हम DS लेके चल रहे थे, छोटा सा पोर्शन। तो अब मैंने क्या किया, छोटे से पोर्शन पे नॉर्मल खींच दिया बाहर की तरफ, और उस छोटे से पोर्शन पर अगर हम यहां पर देखें, इसको मैंने पॉइंट P नाम दे दूं, इसको पॉइंट P नाम दे दूं, तो पॉइंट P पे नॉर्मल खींच दिया बाहर की तरफ, पॉइंट P पे इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बाहर की तरफ, तो एंगल कितना बन गया? 0। तो यहां पर मैंने तुरंत 0 रख दिया, तो क्या आ गया? EDS। अब इस Q चार्ज की वजह से स्मॉल r की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पता है हमको, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² रख दिया। ये सारी चीज कांस्टेंट है। देखा, ये सरफेस इंटीग्रल ds ये किसके बराबर होता है? पूरे बड़े स्फीयर के बराबर। उसका बड़े स्फीयर का एरिया लिख दिया, सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। ठीक, अब देखो यहां पर आपको सिर्फ उन चार्जेस से मतलब है जो इसके अंदर है, क्लोज्ड सरफेस के अंदर है। कंडीशन सबसे पहले ये मत सेटिस्फाई होनी चाहिए कि सरफेस अगर कहीं से भी ओपन है तो वहां पे गॉस थ्योरम नहीं लगनी है। सरफेस क्लोज्ड है तो हमको सिर्फ उन्हीं चार्जेस से मतलब है जो इसके अंदर है, इसके बाहर कितने हमको उससे मतलब नहीं है। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि जैसे ये कोई सरफेस है जिसके अंदर ये 5 कूलम, ये 4 कूलम, ये 3 कूलम, ये 2 कूलम, इतने चार्ज रखे हुए हैं, तो बताओ इस क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? तो भैया हमको टोटल चार्ज सिर्फ 5 और 4 9 से मतलब रहेगा, इन 3 और 2 से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। अब देखो टोटल इस क्लोज्ड सरफेस से अगर मान लो चार्ज उसके अंदर कुछ है ही नहीं, इस किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है ही नहीं, तो क्या होगा? जब चार्ज नहीं है तो ये टर्म 0 हो गया, मतलब फ्लक्स जो उसके अंदर से निकलेगा फ्लक्स का नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब तो यही है कि चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स का क्या निकलेगा। तो यहां लिख देंगे, अगर देखा जाए केस करके, इफ Q इज इक्वल टू 0 देन phi इज इक्वल टू ऑल्सो 0, क्योंकि जब इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तो फ्लक्स का क्या निकलेगा? 0 रहेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन भी है कि जैसे जितने भी चार्ज अंदर रखे हैं उनका एल्जेब्रिक सम 0 हो जाए। जरूरी थोड़ा कि चार्ज बिल्कुल हो ही ना, हम कहते हैं चार्ज है,
लेकिन उनका एल्जेब्रिक सम 0 हो जाए। जैसे ये मैंने एक सरफेस ले लिया, उसके अंदर ये 2 कूलम और ये -2 कूलम का चार्ज रख दिया। अब इनका सम लो जरा, 2 और -2 0 हो गया, तो इनका एल्जेब्रिक सम भी 0 हो गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि टोटल क्यू 0 हो। अगर उसका एल्जेब्रिक सम ऑफ क्यू, तो ये लिख देंगे कि पहला केस, दूसरा केस में इफ एल्जेब्रिक सम भी 0 है, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इज 0, देन phi इज इक्वल टू 0। अगर एल्जेब्रिक सम भी उन चार्जेस का 0 है, तब भी phi 0 होगा। ठीक है, कुल मिला के कहना क्या है, कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर phi चार्ज 0 है तो आपका phi भी 0 होगा। हमको सिर्फ उन्हीं चार्जेस से मतलब है जो इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर होंगे, बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब जरा हम एक बार वेरीफाई तो कर लें कि अगर चार्ज मान लो अंदर रखा या चार्ज नहीं भी है, अगर चार्ज है या नहीं भी है, या एल्जेब्रिक सम 0 है, तो वाकई में क्या फ्लक्स 0 होता भी है या नहीं होता है। नेट फ्लक्स हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब हम देखते हैं, अब हम ये करेंगे कि हम वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। चलो अगली हेडिंग डाल लेते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो भैया गॉस थ्योरम आपका कहते जरूर हैं कि बहुत कठिन होता है, लेकिन कुछ कठिन नहीं होता है, ये बहुत ही सिंपल रहता है। बस हाँ, इसमें थोड़े से रूल्स ज़्यादा रहते हैं, इसलिए कहते हैं कठिन हो रहा है, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, अब चलो देखते हैं। तो यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, अब कैसे वेरिफिकेशन करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे गॉस थ्योरम का। देखो, सबसे पहले भैया हम एक सिलेंडर ले लेते हैं, हम एक सिलेंडर ले लेते हैं। ठीक है, हम एक सिलेंडर ले लेते हैं। हमको अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर है, इधर। ठीक है, अब ये तो गॉस थ्योरम बोलता है नो चार्ज नो फ्लक्स, तो हमको प्रूफ कर देना है। कैसे, देखो जरा। तो सबसे पहले 3 पॉइंट बना लिए यहां पर, 1 2 और 3। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। देखो, एक सरफेस, एक पहला पॉइंट इस वाली सरफेस पे है, दूसरा पॉइंट इस एक कर्व सरफेस पर है, और तीसरा पॉइंट आपका इधर वाली सरफेस पर है। अब क्या करेंगे, मैं नॉर्मल खींचता हूं। इस वाली सरफेस पे नॉर्मल हो गया इधर की तरफ, इस वाली सरफेस पे नॉर्मल हो गया इधर की तरफ, और इस वाली सरफेस पे नॉर्मल हो गया इधर की तरफ। ठीक, अब देखो जरा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर, मतलब सब इधर ही तो जा रहा है, सब आपका इधर जा रहा है। तो हम यहां पर दिखा दिया, यहां पर दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले phi 1 निकालूंगा, phi 1। अब देखो, यहां पे नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। देखो जरा, फॉर्मूला क्या था, phi इक्वल टू ES cos थीटा। ठीक है, इसका अगर एरिया S मान लेते हैं, अगर इसका जो एरिया है S है, तो ES cos थीटा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नॉर्मल इधर, एंगल कितना बन गया 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 रख दो,
तो कितना हो जाएगा माइनस ई इंटू एस, ये हो जाएगा फाई 1। ठीक, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, फाई 3 निकाल देते हैं। ई एस कॉस थीटा, तो जिधर n है नॉर्मल है उसी डायरेक्शन में e है, तो थीटा कितना हो गया भैया 0। तो यहां रख दीजिए, तो ये हो जाएगा फाई 3 इज इक्वल टू ई एस। ठीक है, इस पे देख लेते हैं, यहाँ पे फाई 2 इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, तो यहाँ पे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नॉर्मल है इधर, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री 0 होती है, यानी कि फाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सभी को ऐड कर दें, तो नेट फ्लक्स फाई कितना हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, तो फाई 1 कितना हो जाएगा माइनस ई एस प्लस 0 प्लस ई एस, तो ये भैया क्या हो जाएगा, टोटल आ गया 0, मतलब नो चार्ज नो फ्लक्स। ठीक है, क्योंकि ये तो मैं सिर्फ सिंपल सिलेंडर माना था, इसके अंदर कोई चार्जर नहीं था। बस मैंने किया क्या, नॉर्मल खींचा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस रूल का फार्मूले का यूज करके मैंने देख लिया कि नो चार्ज नो फ्लक्स की कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब गॉस थ्योरम हमारी वेरीफाइड है। ठीक है, तो गॉस थ्योरम यहाँ पर वेरीफाइड हो जाती है। तो हमको कुछ पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखने हैं कि गॉस थ्योरम हमेशा आपकी क्लोज सरफेस पे लगती है। गॉस थ्योरम के अंदर, उस क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज हैं वही मेरे काम के हैं, बाहर वाले मेरे जितने भी चार्ज हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, किसी भी, अब देखो यहां से फिर से हम लिखते हैं थोड़ा सा स्टेटमेंट, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट टी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये था स्टेटमेंट। मोस्टली केसेस में भैया अगर आपको 10 न्यूमेरिकल मिलते हैं, 10 में 7 से 8 न्यूमेरिकल्स में फ्लक्स निकालने का सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ये वाला गॉस थ्योरम। ठीक है, बहुत ऐसे कम केसेस मिलेंगे जहां पर आपको ये चीज फॉर्मूला यूज करने को मिले, ऐसे बहुत कम न्यूमेरिकल मिलेंगे। ज्यादातर केसेस में आपका ये वाला मिलता है। ठीक है, जैसे बहुत सिंपल सा केस रहता है कि जैसे क्यूब है, कहेगा क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रखा है क्यू, जैसे हम अगर इसको ऐसे बता दें, क्यूब बना दें एक इस तरीके से, ये मैंने बना दिया क्यूब, इसके सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा है, तो पूछेगा बताओ एक फेस से निकलने वाला फ्लक्स बताओ। तो इसमें भैया अगर टोटल फेस, इसके 6 फेस होते हैं, आपको पता है इस पूरे क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स कितना है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये 6 फेसेस से हो गया, और एक फेस से, तो इसको क्या करेंगे क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, आंसर आ जाता है। ठीक है, मोस्टली केसेस में भैया आपका ये वाला फॉर्मूला लगता है, बहुत रेयर केस होगा, बहुत न्यूमेरिकल थोड़ा सा अलग दिख जाए तो ये वाला लगता है, तो ये वाला फॉर्मूला आपका लग जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो आज हम लोगों ने गॉस थ्योरम होता क्या है और गॉस थ्योरम का वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, अच्छे समझ भी लिया। अगर कोई डाउट हो भैया तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन में क्या करेंगे, नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग इस गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, तो इसके एप्लीकेशन क्या है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इसी प्लेटफॉर्म पर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के साथ ही मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।